इट्स मोस्टली अगर इन लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ गलत है कि सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन है वो किसका होता है? मिनरल्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। मिनरल्स प्लस वाटर। फिर अगला क्वेश्चन ये बताओ, तो मिनरल्स रिकवर नहीं होते, बाहर आ जाते हैं, तो सब वो डीडी है क्या? क्योंकि वो मिनरल थोड़ी है, वो कंपाउंड है पूरा का पूरा, समझ रहे हो? वो एक सिंपल एटम नहीं है कोई, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखने के लिए मतलब कि बॉडी ब्रेक नहीं कर पा रही है। सिंपल कहानी नहीं है वो कि कोई भी ऐसी चीज है जिसको बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर क्या जाएगा? तो सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं जो चीजें इजीली, जो सेल के एंटिटीज के थ्रू ब्रेक किया जा सके, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाता हमारा सिस्टम। तो एज इट इज एब्जॉर्ब किया जाएगा या उसका कुछ पार्ट एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब इसका बताओ, ट्रिप्सिन डिफर फ्रॉम पेप्सिन इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। कौन से मीडियम में काम करेगा ट्रिप्सिन? जो ट्रिप्सिन है कौन सी ग्लैंड का पार्ट है? सबसे पहले ये बताओ। जो पेनक्रियाज है कहां प्रेजेंट है? ये पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है स्टमक के नीचे की तरफ। यहाँ पे सारे एंजाइम प्रेजेंट है। ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है, इसका मीडियम कैसा होना चाहिए? ठीक। स्टमक के अलावा जितने भी एंजाइम्स हैं वो किस पीएच पर काम करते हैं? एल्कलाइन। सलाइवरी एमाइलेज किस पीएच पर काम करता है? सलाइवरी एमाइलेज किस पीएच रेंज पर काम करेगा? 6.8 होता है बकल कैविटी का पीएच। क्या होगा ये? एल्कलाइन होगा या एसिडिक होगा? ब्रश ना करो तो फिर ऐसे चलो ये बताओ, क्या लिखा होगा? एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इसका मतलब है हेटेरोक्राइन के बारे में बात कर रहे हैं, और इसका आंसर क्या होगा? पैनक्रियास। क्या मतलब है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन का? हार्मोन कौन से पार्ट से आते हैं, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? कौन सा हार्मोन आता है पैनक्रियास से? इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। 3 हार्मोन रिलीज होते हैं वैसे तो। कौन कौन से? एक होता है ग्लूकेगॉन, दूसरा इंसुलिन और तीसरा सोमेटोस्टेरोन। इसके बारे में शायद बताया था। ग्लूकेगॉन बताया, सोमेटोस्टेरोन। ठीक है, 3 तरह के सेल होते हैं पैनक्रियास में, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। इनसे 3 अलग-अलग तरह के हार्मोन। चलो फिर इसके बाद अगला आ गया रिप्रोडक्शन से। Which of the most common method of reproduction in majority of fungi and bacteria? क्या सही होगा इसमें से बताओ? मोस्ट कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन इजीली देखने के लिए मिलेगा हर एक ऑर्गेनिज्म में, फंगी और बैक्टीरिया के बीच। क्या लिखा हुआ है? ये फिजन कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में, बाइनरी फ्यूजन जैसी क्योंकि कोई चीज होती नहीं है। उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए कहा मल्टीपल फिजन बताओ जरा क्या? मल्टीपल फिजन कहोगे? मोस्ट कॉमन मेथड क्या है? मल्टीपल फिजन तब होता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। दिमाग दौड़ाओ। देखो, या तो हो सकता है कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अगर ये फिजन कहना चाह रहा है तो बाइनरी फिजन सबसे कॉमन मेथड होती है। अगर ये बाइनरी फ्यूजन ही कहना चाह रहा है फिर आंसर क्या होगा? बिल्कुल कॉमन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले अगर कभी तुम्हें 4 ऑप्शन देखते हो और बाइनरी फिजन में आंसर तो क्या लगाओगे? बाइनरी। और अगर वो नहीं है तो फिर क्या लगाओगे? और फिर वो भी नहीं है तो फिर क्या लगाओगे? मल्टीपल फिजन सबसे लास्ट में आएगा। मल्टीपल फिजन सबसे लास्ट में आएगा अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण। चलो अगला, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर पेयर्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन होता है। सेगमेंट ऑफ डीएनए Segments of DNA which are responsible for pairs of an individual is called पेयर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। क्वेश्चन क्या है? पता नहीं भाई वो क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा अजीब सा है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अपन उसका भावना अगर समझने की कोशिश करें। सेगमेंट ऑफ डीएनए समझ आ रहा है। डीएनए के सेगमेंट की बात कर रहा है जो आगे चल के पेयरिंग करते हैं। कौन सी चीज पेयर के फॉर्म में होती है? क्रोमोसोम को अगर देखोगे तो ये पेयर के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सेगमेंट है, ये भी डीएनए का एक सेगमेंट है ना जो कॉइड हो गया है, सुपर कॉइड फॉर्म में दिखाई देता है। बात समझ में? अगर यहीं पे कह देते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए जो किसी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के
कोई दिक्कत नहीं कैसे? फिर इसके बाद चलो फिर एक तुम लोग से फिजिक्स से कवर करवा ही देते हैं। A torch bulb is rated at 1.5 volt and 500 milliampere. Its resistance will be. जितना मतलब पहले नहीं समय खराब आ गया आ गया मिली एम्पियर है। हाँ पता है मुझे पर मिली में लगा दे तो वही स्टार्ट ही वो तो मैं कह रहा हूँ मिली है। भाई ठीक है 3 ओम आ जाएगा ना सर इतना कुछ तो है 0.5 1.5 0.5 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन i v दिया हुआ 1.5 अपॉन 500 मिली तो मिली के लिए 10 टू द पावर -3 ये ऊपर जाएगा पावर प्लस तो 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई जब होगा 1.5 में कितना हो जाएगा 1500 और 1500 को 500 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आंसर 3 आएगा चलो इसके बाद फिर कोई अच्छा सा क्वेश्चन दर्शन लीडर कर दिया। सर वो एक अच्छा आ जाओ देखो ये है क्वेश्चन इसमें बताओ आंसर क्या होगा क्वेश्चन दिया हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी एज कंपेयर्ड टू एनारोबिक रेस्पिरेशन सर रीजन तो सही है अगला लिखा हुआ है रीजन माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल तो तुम उससे क्या कहोगे सिर्फ रीजन पता है मैं आधा नंबर दे दूं तुमको यार पूरा बताना पड़ेगा ना आंसर ये बताओ पहला वाला क्या रहेगा सही है रिक्वायर्स रिलीज रिक्वायर लिख रहे हैं ना वो तो रिक्वायर क्या है गलत है देखो अगर तुम इस हिसाब से बात करोगे भी ना तो एरोबिक रेस्पिरेशन को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए पड़ेगी क्यों चाहिए पड़ेगी क्योंकि उसमें एक एक्सटेंडेड स्टेप होता है जिसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल तो वो कराने के लिए हमें थोड़ी और एनर्जी देनी पड़ेगी जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमें क्या मिल जाती है एनर्जी मिल जाती है और फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है बीच में एक स्टेप रहता है लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च कौन करेगा एरोबिक ये क्या कह रहे हैं एरोबिक में कम लगेगा ये बात तो गलत है दूसरी चीज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ एक गलत है इसमें से और एक सही है तो लोग से एक ड्राइव बनवा लें क्या कोई तो रीजन वाले क्वेश्चन बताओ लॉजिक बताओ अच्छा ये भी तो है चलो ये है पूरे क्वेश्चन बायो के एक लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 हाउ वुड डाइजेशन of food be affected if the bile duct is completely blocked explain अगर bile duct को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा क्या दिक्कत है देखो अगर हम बात कर रहे हैं बाइल डक्ट की तो बाइल डक्ट को अगर आपने ब्लॉक करा दिया तो बाइल नहीं पहुंच पाएगा पैंक्रियाटिक डक्ट के पास पैंक्रियाटिक डक्ट जाके ओपन होती है ड्यूडेनम में दो काम है इसके एक काम है इमल्सिफिकेशन कल बताया था क्या इसके बारे में इमल्सिफिकेशन मतलब जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं इनको कन्वर्ट करेगा स्मॉलर फॉर्म में वेसल्स का फॉर्मेशन करेगा दूसरी चीज ये पैंक्रियाटिक लाइपेज का एक्टिवेशन करता है क्या करता है ये पैंक्रियाटिक लाइपेज का एक्टिवेशन करेगा कुल मिला के कहानी समझ पा रहे हो क्या होगा कहानी ये है कि ना ये फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक कर पा रहा है ना ही उस लाइपेज एंजाइम को एक्टिव किया है इसने जो कि फैट का ब्रेक डाउन करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा लिपिड्स का जो ब्रेक डाउन है वो सीज हो जाएगा पूरे फूड का डाइजेशन हो जाएगा लेकिन सिर्फ फैट्स एंड लिपिड्स रह जाएंगे कोई दिक्कत क्या है इसमें अगला क्वेश्चन स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन दोनों चीजों का काम बताओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का क्या काम पहली चीज HCl के बारे में बात करोगे स्टेरिलाइजेशन का काम करेगा जैसे इन्फेक्टेंट का काम करता है
हाई पीएच रेंज के कारण, मतलब एसिडिक इफेक्ट है इसका। तो जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको मारने का काम करेगा। दूसरी चीज एक्टिवेशन करता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो भी है इनएक्टिव फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट कराएगा एक्टिव फॉर्म में। जैसे कि कल बात की थी, पैक्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा पैक्सिन के फॉर्म में, प्रोरेनिन को कन्वर्ट करेगा रेनिन के फॉर्म में। इसके बाद अगर बात की जाएगी विलाई के बारे में, ये क्या काम करता है? अगर विलाई के बारे में बात करोगे तो सरफेस एरिया बढ़ा देगा, ये ऐसे बाहर से दिखाई देगी हमारे लिए। इसके ऊपर प्रेजेंट होती है सेल्स, जिन्हें कहते हैं माइक्रोविलाई। इसकी वजह से पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया पहुंच जाता है लगभग 200 से 250 स्क्वायर मीटर। 250 मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो? बहुत बड़ी वैल्यू है अपने यहाँ पे। तो क्या कर रहा है ये, जो भी फूड का डाइजेशन हो रहा है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है। अगला बताओ। अब वो समझ स्मॉल का तो ऑलमोस्ट स्मॉल का तो टॉय समझता हूं, मतलब देखा अपना घर इसका घर जाएगा। यहाँ पर एक चीज के बारे में बात की गई है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या होती है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म? कोई भी चीज जब लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करे, लाइट क्या है? एक स्टिमुलस, स्टिमुलस की डायरेक्शन में ही अगर ग्रोथ हो रही है तब वो क्या कहलाता है कैरेक्टर? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। कहाँ देखने मिलेगा? प्लांट में। प्लांट के कौन से पार्ट में? ठीक है, शूट पार्ट जो है वहां पर ये चीज देखने के लिए मिलेगी। और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होके गए हैं अगर हम, तो लीफ में भी ये कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है। लीफ कहाँ पे मूव कर जाएगी? लाइट की डायरेक्शन में, जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। अगली चीज कीमोट्रॉपिज्म, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैसे बताओ जरा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में कैसे कीमोट्रॉपिज्म अप्लाई होगा? हाँ बोलो, कैसे कहा कि कीमोट्रॉपिज्म हो रही है ग्रोथ? आता है जब, तो फिर उसको केमिकल मिलता है, फिर वो एक्टिवेट होता है, फिर ग्रोथ कर देता है। ठीक है, वहां पर जो केमिकल है वो किस फॉर्म में? फूड सब्सटेंस के फॉर्म में है। उसकी डायरेक्शन में ही ग्रो करती जाएगी पॉलन ट्यूब, ताकि ग्रोथ के लिए मीडिएटर भी मिलता जाए, रेगुलेटर मिलता जाए और वो ग्रो करती जाए। फिर इसके बाद अगली चीज बताओ जरा। फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ डेडली पॉइजन। ये उसने कहा था ना कि अगर यही ट्रोपोस्फीयर में आ जाए तो पॉइजनस हो जाएगी, क्योंकि ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है लोअर एटमॉस्फेयर में। कहां प्रेजेंट होती है? जनरली अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल भी है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को फिल्टर करेगी। The amount of this gas started decreasing sharply in the 1980s. क्या हुआ ये? ओजोन। इनमें से किसी क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? नीचे वाला और मान लो सही नहीं आ गया और उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिला, फिर क्या करोगे? किस्मत खराब हुई अगर, तो फिर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मिल गया जहाँ से फिर ड्रॉ करना है। सर ऐसे ही क्वेश्चन आया था और में से कुछ टोमेटो ब्लॉक वाला है, टोमेटो ब्लॉक वाला ही है। सबसे पहले तो तुम लोग बताओ कुछ हमें, जैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताओ। सांस लेने में काम आता है। और इसके अलावा डायग्राम कंसेप्ट यही ऐड करते हैं यार, तुम लोग से तो बनवाना नामुमकिन है। पता है ऑप्शनल में नहीं आया ना, वॉशरूम के बारे में हाँ मेरी जानकारी दे देती कौन सा चाहिए? सिंपल वाला चाहिए, कॉम्प्लेक्स वाला चाहिए? वाइट पेज वाला तब ड्रॉ किया है असली वाला। सर हाउ टू ड्रॉ सर हिंदी सिखा रहे वो सर। वाला वो सेकंड नंबर ये वाला
इसके बाजू वाला वो नीचे वाला इसके बाजू वाला इसके हाँ सही है अबे यार मतलब यार क्या बात है सर यही ड्रॉ ये चाहिए हमसे तो अच्छे प्रॉब्लम ये उसमें ज्यादा नेमिंग नहीं है नेमिंग नहीं करोगे ज्यादा नंबर कट जाएंगे इतना ही सर क्या दिखाई दे रहा है सबसे पहले दिखाई दे रही है नेजल कैविटी नेजल कैविटी आगे चल के ओपन होगी फेरिंक्स में कल बताया था कि एक ओपनिंग होती है जिसे कहा जाता है नेजोफेरिंक्स फिर फेरिंक्स से आगे की तरफ जो ट्यूब बनेगी इस ट्यूब को क्या कहते हैं ट्रैकिया कहते हैं या विंड पाइप भी कहते हैं ये जो ट्रैकिया है इसके ऊपर कुछ हमें रिंग्स दिखाई दे रही है ये रिंग्स क्या कहलाती है कार्टिलेजिनस रिंग्स कहलाती है क्यों प्रेजेंट है ये क्या हो जाएगा किस चीज से बनी हुई है ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है और अगर इनके बारे में कुछ पूछा जाए तो क्या कह सकते हो सी शेप्ड रिंग होती है ये यानी कि इनकम्प्लीट है क्या कह सकते हैं हम इनके बारे में कि ये इनकम्प्लीट है कंप्लीट सर्किल नहीं बनाती किस चीज की बनी हुई है एक कार्टिलेज की बनी होती है वो कार्टिलेज कौन सा होता है हाइलिन कार्टिलेज होता है कितनी है 16 से 20 के आसपास कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने के लिए मिल जाती है ह्यूमन की हाइट पे भी तो डिपेंड करेगा यार ये मतलब ये कैरेक्टर ऐसे हैं जो किसी पे फिक्स नहीं हो सकते इसी वजह से एक रेंज लिखी हुई है कि इतने से इतने प्रेजेंट हो कंप्लीट नहीं तो कंप्लीट तो किसी में नहीं होती है वो जैसे कि हमारे ये जो विंड पाइप है वो आगे की तरफ पीछे की तरफ फूड पाइप है अगर पूरी कार्टिलेजिनस रिंग होगी तो वो जो वेव लाइक पैटर्न है वो तो फूड पाइप में भी बन जाएगा ना उसकी वजह से तो आगे की तरफ भी प्रेजेंट है सिर्फ ये सी शेप स्ट्रक्चर बनाती है अब यही ट्रैकिया जब एंटर करती है लंग्स में तो इस ट्यूब को क्या कहते हैं सर इसे कहते हैं ब्रोंकस और अगर प्लूरल की बात करोगे दोनों तरफ तो क्या कहेंगे इसको ब्रोंकाई फिर इसके बाद ये दो लंग्स दिखाई दे रहे हैं मुकेश का लंग तो नहीं है किसी की बात है मुकेश जानते हो ना तुम लोग जब ब्रोंकाई अंदर जाती है लंग्स के अंदर तो और फाइन चैनल्स बनाती है इसे क्या कहते हैं ब्रोंक्यूल्स कहते हैं मतलब बहुत ज्यादा डिवीजन है यहाँ तो अभी बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है जैसे ऊपर से स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है नॉस्ट्रिल नॉस्ट्रिल के बाद नेजल फेरिंक्स फिर इसके बाद फेरिंक्स आता है फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स आता है लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई फिर इसके बाद प्राइमरी ब्रोंक्यूल फिर इसके बाद सेकेंडरी ब्रोंक्यूल फिर इसके बाद नहीं ब्रोंक्यूल नहीं प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शियरी ब्रोंकाई फिर इसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल फिर इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और फिर इसके बाद एल्व्यूलर डक्ट एल्व्यूलर सैक और अंत में आता है एल्व्यूलाई पूरा का पूरा पैटर्न देखने के लिए मिलेगा तो देखो जरा काम की स्ट्रक्चर क्या है सबसे लास्ट में एल्व्यूलाई प्रेजेंट है सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जहां पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है इनका नंबर भी बहुत ज्यादा हाई है हमारी बॉडी में और ये कितना सरफेस एरिया बनाएगी 80 मीटर स्क्वायर अरे बोर है क्या है कि अपने आप को ओपन करो और प्लॉट के फॉर्म में बेच दो ज्यादा फायदा रहेगा कितना एरिया है अपने पास क्या यहाँ देखो फिर नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है डायफ्राम क्या प्रेजेंट है नीचे की तरफ डायफ्राम ये क्या है एक मसल है इसको क्या कहते हैं फ्रेनिक मसल क्या नाम है इसका फ्रेनिक मसल और क्या काम करती है ये डायफ्राम का काम क्या है अगर तुमसे पूछा जाए कि डायफ्राम क्या फंक्शन करता है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो क्या कहोगे साइज ऑफ द कैविटी एक्सप्रेशन एंड इंस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट के दौरान ये हेल्प करेगा लंग्स के वॉल्यूम को मेंटेन करने में या वॉल्यूम कम करेगा या वॉल्यूम को घटा देगा फिर इसके बाद अगर इस डायफ्राम में किसी भी तरह का होल हो जाए पंक्चर हो जाए तो क्या होगा कोई दिक्कत हो सकती है क्या दिक्कत है क्या पता उसके बाद मतलब सांस अंदर बाहर एक्सीलरेट करने में सर हवा ही सर बाहर आएगी अगर डायफ्राम पंक्चर हो जाए इधर कहाँ छेद होगा मतलब डायफ्राम की जो मसल है जो ऊपर नीचे होती है दो मसल का मसल है लंग्स पे आगे छेद हो बीच में छेद हो कहीं भी तो पंचर सर
एयर से बाहर और आदमी मर जाएगा अगर डायफ्राम मरेगा तो ही कैसे मरेगा मर तो क्या? रहा है पर कैसे मर कैसे मर रहा है? क्योंकि इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन खून नहीं कैसी बात कर रहे हो? भाई तुम सांस ले ही नहीं पा रहे हो। पंक्चर कैसे होगा? क्या अगर मान लो मैकेनिकल इंजरी हो जाए, बहुत ज्यादा कोई शॉक लग जाए, तुम्हारे ट्रक दीवार में ठोक जाए तुम्हारे लिए, तो मतलब ऐसे बहुत खतरनाक अगर कोई मैकेनिकल इंजरी हुई या मान लो किसी भी तरह के पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि इंटेस्टाइन में या स्टमक में जब पैथोजन का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो स्टमक की वॉल को ब्रेक कर देता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर किसी भी तरह का पैथोजेनिक इन्फेक्शन हो गया तो वो यहाँ पर क्या कर देगा, पहले फ्लूइड का फॉर्मेशन करेगा, पूरी टिश्यू लेयर खराब हो जाएगी और वहां पर नेक्रोसिस हो जाएगा। जैसे ही नेक्रोसिस हुआ तो क्या क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पर पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। बात आई समझ में? क्या मरेगा ऐसे? जब ब्रीदिंग करनी होती है हमारे लिए, जब एयर अंदर जाएगी तो यही जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, नीचे चला जाता है और इसके नीचे जाने की वजह से जो लंग्स है वो फैल जाते हैं, एयर बाहर से अंदर की तरफ आ जाती है। ये प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी। कोई Air- थोड़ी थोड़ी हो जाएगी क्या अगर ठीक बस हुआ है तो थोड़ी थोड़ी हो जाएगी, एक समय के बाद ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। तब तक हॉस्पिटल पहुंच जाए क्या अरे ऐसा थोड़ी है कि उसकी स्किन निकाली और चीरा लगा दिया मतलब इसको सुधार नहीं सकते क्या मतलब अगर एकदम से ये इंस्टेंट प्रोसेस हो और अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर नहीं बच सकता। हॉस्पिटल में ही हुआ हो चाहिए सारी प्रोबेबिलिटी हम नहीं चाह रहे भाई कि वो इंसान मरे, लेकिन वो कंडीशन ऐसी है कि मर जाएगा, बहुत कम चांस होंगे क्योंकि इतनी जल्दी आप ऑपरेशनल प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा तो है नहीं कि बाहर से हमने बैंडेज लगा दिया बस या डेटॉल लगा दिया, अंदर की प्रोसेस है यार, उसको सील करना पड़ेगा पूरी तरह। चलो अगला क्वेश्चन, प्लांट की लीफ को कवर किया गया है एल्यूमिनियम फॉइल के साथ में, क्या होगा? साइकोलॉजी ऑफ प्लांट नींद नहीं ले रहा है साइकोलॉजी पीएस कहां लिखा है? हाँ चलो बताओ क्या होगा अगर प्लांट की लीफ को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करते हैं तो क्या होगा? स्टार्च टेस्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा उतनी पार्ट के लिए या नेगेटिव आएगा? क्यों? क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिली, फोटोसिंथेसिस पाएगा, स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, इस वजह से जो टेस्ट है वो नेगेटिव। सर ये पेपर कहाँ का है? पेपर ये पेपर नहीं है, ये सैंपल टेस्ट को कंपाइल किया गया है, केबी का ही है। सर क्योंकि हमारे एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन विद सेम ऑप्शंस ऐसे ही आया था। केबी के ही है ना, केबी के। तो ये जम्मू रीजन का है। स्टोमेटा ब्लॉक वाला था। ये भी चलो एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? इंक्रीज कंसंट्रेशन। वो लोग उसको पैसे ऐसे दे दे नहीं हो, फ्री में रखा है। नॉन बायोडेग्रेडेबल। वो लोग तुम पैसे लिया करो बोल रहे प्रोजेक्ट करने के। हाँ। हम लोग तो रखेंगे चलो बताओ जल्दी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडेग्रेडेबल क्या है? ठीक है, हर एक ट्रॉपिक लेवल पर देख के बता रही है। सर आंसर नहीं क्वेश्चन हर एक ट्रॉपिक लेवल पर नॉन बायोडिग्रेडेबल कॉन्सेंट्रेट्स बढ़ते जाएंगे। इस चीज को हम कह देते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और इसको रिलेट करना हो तो डीडीटी के एग्जांपल के साथ में रिलेट कर सकते हैं। ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, सॉलिनॉइड के बारे में पूछा है, बताना जरा सॉलिनॉइड क्या होती है? सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी वो सब जगह इक्वल रहेगी, चेंज होगी क्या होगी? बताया इसको देख के सर अंदर भी इक्वल रहेगी, सर बाहर लेकिन बाहर उसके हर एक पॉइंट पर इक्वल रहेगी अंदर एक्चुअल
एक्चुअल पूछ लीजिए बोल तो वही बात की मैं करी Write the function of ogre in this फिजिक्स के ऊपर एक टेस्ट करवा रहे हैं। भाई मैं इस क्वेश्चन में 13 कितने नंबर लोगे? 13 नंबर क्यों? इतना सारा पढ़ा है ना इसके पीछे एक क्वेश्चन के पीछे। चलो यहाँ फंक्शंस बताने हैं हर एक बॉडी पार्ट के। एक लिखा हुआ है ओवरी, इसके बाद यूटेरस, फिर इसके बाद प्लेसेंटा, सेमिनल वेसिकल्स एंड ओविडल। इन सभी के फंक्शन बताओ। ओवरी का फंक्शन क्या है? एग प्रोडक्शन का है कि नहीं है? यस सर। इसके अलावा हार्मोन भी सीक्रेट करती है क्या? प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फिर इसके बाद यूटेरस क्या काम करेगी? डेवलपमेंट करेगा, हाउसिंग ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसके बाद अगला क्या लिखा हुआ है? इसका फंक्शन बताओ। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का काम क्या है? nutrients provide umbilical cord. देखो एक तरह से ये मिडिलमैन का काम करता है किसके बीच में? तो मिडिलमैन से कुछ और मत समझ। मिडिलमैन का मतलब होता है मध्यस्थ। तो मध्यस्थता कर रहा है, बीच में कर रहा है, मदर है। क्योंकि तुम्हारे लॉजिक बहुत तेज है, हम कहते कुछ और तुम कहीं और पहुंच जाते। फिर इसके बाद सेमिनल वेसिकल्स क्या काम है इनका? Secretion provides ये क्या बनाएगा? फ्लूइड का फॉर्मेशन करेगा। इसके अंदर अलग-अलग एंजाइम्स होते हैं। फ्रक्टोज शुगर देखने के लिए मिलेगी और एल्कलाइन पीएच देता है थोड़ा सा ये। फिर इसके बाद अगला ओविडल, इसका नाम बताओ। ओविडल का क्या काम है? site of fertilization. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, Site of fertilization. ओवरी से वहां देखो दो चीज। पहले तो यहाँ पे क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। और अगली चीज और क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेक्ट ओवरी टू यूटेरस कनेक्ट करेगा और मूवमेंट भी तो कराता है यार। इसके अंदर जो सीरिया प्रेजेंट होते हैं वो मूवमेंट कराते हैं किसकी? और इसके बाद जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तब इसकी भी मूवमेंट करके लेके जाएंगे कहां तक? यूटेरस। फिर इसके बाद अरे तो ये तो हमने तुम्हें हिंट दी है, इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? थोड़ी अपनी कहानी बना देना, अपने घर की कहानी सुना देना। टेक्निकल होके लिखोगे ना, कहीं नंबर नहीं कटेंगे। क्योंकि तुम लोग का पेपर ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है तो कभी कोई इतना नहीं देखेगा कि तुमने पेज कितने भरे। लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखो वो सही होनी चाहिए। जिसमें ना बताओ फिर तो उसमें जो आता हो फिर वहां पे भाई लिखना। क्योंकि कुछ ना लिखने से कुछ लिखना अच्छा है। क्या होता है कि टीचर के पास कभी मतलब एज ए टीचर ये चीज हम तुम्हें बता सकते हैं। जब हम कॉपी चेक कर रहे होते हैं, अगर किसी ने कुछ नहीं लिखा है तो हम लिखेंगे थोड़ी वहां पर।